Hello everyone, I am Saurabh Pandey and welcome back to my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से जो आपका यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। और आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से ही एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में आपका एडिशनल क्वेश्चंस दिया रहता है, उन एडिशनल क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये एडिशनल क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो आई होप कि आप ये पूरा वीडियो देखें और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The density of oil दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Estimate the radius of the drop. और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने पास एनसीईआरटी रख सकते हैं और इन क्वेश्चन को वहाँ से मैच कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एडिशनल एक्सरसाइज से हैं। देखिए, कोई आपको एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑयल ड्रॉप इसमें क्या है, स्टेशनरी फील्ड है जिसका आपको डेंसिटी दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द ड्रॉप। नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन 12 आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आप बता सकते हैं कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमको केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा? बिना चेंज किए तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यूनिट आपकी हमको चाहिए एसआई में। तो केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3, ये चेंज हो गया केजी पर मीटर क्यूब। इसीलिए आप क्लास 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं कि आप इन सब यूनिट्स को डायरेक्टली चेंज कर सकें। ऐसे आप क्या करेंगे, पहले ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। आपका एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको फाइंड करना है एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ये स्टेशनरी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी कब रह सकता है? आप सोच पा रहे हैं कि ये जो ऑयल ड्रॉप है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कब स्टेशनरी रह सकता है? जब जो इसका वेट है, वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप, ये किसको बैलेंस कर दे, इलेक्ट्रिक फोर्स। वेट कैसे निकालते हैं, मास mg हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा है E इक्वल टू होता है F/Q, F इक्वल टू होता है E, और इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं चार्ज को। और कितने नंबर है, 12 है, तो m इंटू ई और इंटू स्मॉल ई, ये चार्ज वाला E। मास तो दिया नहीं है आपको, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास हो जाएगा क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, एन इंटू ई इंटू स्मॉल। यहाँ पे वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप एक आपका स्फेरिकल शेप होगा, तो रो इंटू 4πp पाई आर क्यूब इंटू जी और एन इंटू ई और ई। क्या पूछ रहा है आपको, रेडियस पूछ रहा है। रेडियस यहाँ पे मिल गया आपको, बाकी सभी टर्म को उधर भेज दीजिए और बस रेडियस यहाँ से फाइंड कर लीजिए। यहाँ से आर क्यूब हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू एन इंटू ई इंटू स्मॉल ई डिवाइडेड बाई, ये सभी टर्म्स यहाँ डिवाइड में चले गए, 4 पाई रो भी डिवाइड में चला गया और जी भी कहाँ गया, डिवाइड में चला गया। 4 पाई हो और ये जी डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया। आपको सभी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही होंगी,
आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एन का मतलब 12। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4। चार्ज आप ले लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कितना चार्ज लेना है। 4 इंटू 5 मतलब 3.14। रो का मतलब ये हो गया 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 और जी का मतलब यहाँ से हम ले सकते हैं 9.8। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया जिसको आप सॉल्व करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट लेकर के आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट ये समझना था, बस ये कॉन्सेप्ट हमारा मेन है। इस क्वेश्चन का मेन ये नहीं है कि हम मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व करें, पूरा आंसर लाएं। इसका मेन आपका एम ये होना चाहिए कि ये हमको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप ये किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तभी ये स्टेशनरी हो सकता है ऑयल ड्रॉप। और यहाँ से हम फोर्स लिख सकते हैं, क्या फोर्स लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था आपका पहला एडिशनल क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फिगर पॉसिबल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बनाई जा सकती हैं इस तरीके से। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक कंडक्टर दिया हुआ है, आपको पता है कि कंडक्टर की सरफेस से जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के साथ कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के साथ। ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं क्या, ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं क्या, नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। सेकंड फिगर देखिए, आपका फर्स्ट फिगर था, सेकंड फिगर देखिए। आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट होंगी कहाँ पे, नेगेटिव पे। ये तो ठीक है, पॉजिटिव से आ रहा है नेगेटिव पे, लेकिन फिर ये देखिए इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है या नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से निकलना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, नेगेटिव में जाना चाहिए। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास एनसीईआरटी का एडिशनल बुक रखिए, मतलब एनसीईआरटी की बुक रखिए जिसमें आप एडिशनल एक्सरसाइज को ओपन करिए और साथ में बुक और कॉपी रखिए, तब आप इसको ध्यान से करेंगे, तब आप इसको ध्यान से समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड फिगर, दो पॉजिटिव चार्ज बना रखे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बना रखे हैं, ठीक है। दोनों फील्ड लाइंस के बीच में आपको लैटरल रिपल्सन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये आपने बनाया है इस तरीके से, हम इसको और फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखा सकते हैं, बस क्रॉस ना करें। ये तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, मतलब ये जो है पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे पॉजिटिव कंडक्टर, नेगेटिव, इस तरीके से फील्ड लाइंस, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा है। और आपको फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। मतलब कि इन पूरे फिगर्स में से जो फील्ड लाइंस का करेक्ट फिगर या जो पॉसिबल है फील्ड लाइंस का फिगर वो कौन सा है, थर्ड है। बाकी जो फिगर है वो पॉसिबल नहीं है। आप इनके डायग्राम बना सकते हैं और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज से। एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। इस रेट से इंक्रीज कर रहा है किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट। एक आपका डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, 10 to the power -7 इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाते हैं
ये आपका जेड है, ये वाई है और ये है एक्स। ये पॉजिटिव जेड हो जाएगा, इसको हम नेगेटिव जेड मान लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट ये है 10⁻⁻⁷। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप जानते हैं कि कहाँ से होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्शन किसकी है, डायपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे अगर हम रख दें नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हम रख दें पॉजिटिव चार्ज, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी कहाँ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हो जाएगी। अब आपको बताना है कि इस सिस्टम पे टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फोर्स। फोर्स के लिए हमको पता है कि क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में आपको दिया है कि इट इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है dE/dz, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन के अलोंग किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। मतलब dE/dz की वैल्यू कितनी दी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहाँ से इस बात को समझना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो जेड डायरेक्शन में किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू है 10⁵। तो इस इक्वेशन में हम dz से डिवाइड और dz से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो q इंटू dz को अलग कर लेते हैं और dE/dz को अलग कर लेते हैं। चार्ज और डिस्टेंस का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलता है आपको, डायपोल मोमेंट, और ये हो गया dE/dz। डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है 10⁻⁻⁷ और dE/dz आपको दिया हुआ है कितना, 10⁵। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो फोर्स है वो जाएगा 10⁻²। और क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। टॉर्क मतलब क्या होता है, PE sin ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू है आपका, जेड डायरेक्शन है 180 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा PE sin 180। ये कितना हो गया टॉर्क, 0। sin 180 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और टॉर्क कितना हो गया, 0। फोर्स कितना हो गया, 10⁻⁻² न्यूटन आप बोल सकते हैं यहाँ से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको ये समझना ये था आपको कि जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जेड डायरेक्शन में किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब dE/dz दिया हुआ है 10⁵। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Obtain the formula for electric field due to long thin wire of uniform linear charge density lambda। आपको एक थिन वायर दिया हुआ है, लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी लैम्डा है। यहाँ पे लिखा है आपको विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। आपने पढ़ा है गॉस लॉ के एप्लीकेशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं गॉस लॉ का यूज़ करके। जो वैल्यू आई थी λ/2πε0r। यहाँ से आपको बोल रहा है कि बिना गॉस लॉ का यूज़ करिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी फॉर्मूले को प्रूव करिए। पहले मैं आपको विदाउट गॉस लॉ बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गॉस लॉ का यूज़ करके, क्योंकि गॉस लॉ का यूज़ करके हम गॉस लॉ को पढ़ते इसीलिए हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सब जो कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो जाए, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाए, इसीलिए हम गॉस लॉ को पढ़ते हैं। अभी आप दोनों तरीके से करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि गॉस लॉ का यूज़ करने से जो आपका कैलकुलेशन है या फिर जो कैलकुलेशन टाइम है वो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। देखिए हम कंसीडर करते हैं एक आपका लॉन्ग थिन वायर AB कंसीडर कर लिया इस तरीके से। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट P पे। तो हम क्या करेंगे, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग दिस लेंथ, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। यहाँ पे हम स्मॉल लेंथ इसका dx कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल लेंथ से कितना फील्ड होगा वो लिखेंगे, फिर टोटल के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले फील्ड की डायरेक्शन बना लीजिए, पॉजिटिव
चार्ज है तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये एंगल थीटा, तो इधर इसका ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, डीई कॉस थीटा। इसी डीई कॉस थीटा को पूरे वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले हम डीई लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डीई मतलब स्मॉल लेंथ सेगमेंट डीएक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू यहाँ पे चार्ज आपका डी क्यू अपॉन इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ये r मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस डी को मैं चेंज कर लेता हूँ, लीनियर चार्ज को मैं चेंज कर लेता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी डैश, तो डी डैश को हम लिख सकते हैं डी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का कंपोनेंट आपको मिल रहा है। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन ट्राइंगल OCE, इसको C मान लेता हूँ। इस ट्रायंगल में आपका tan थीटा अगर आप लें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x बाई आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा r tan थीटा। यहाँ पे इसको dx को रिप्लेस करना है, तो dx हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा r tan थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं, डी डैश हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे टर्म है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा r स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और क्या टर्म है यहाँ पे cos थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, r से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, वो देखिए जो डीई की वैल्यू हमारे पास बच रही है वो है, ऊपर आता बच रहा है लैम्डा cos थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाई बच रहा है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक r की टर्म बच रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका स्मॉल लेंथ सेगमेंट dx की वजह से। टोटल आपको इस वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो वायर के दोनों एंड्स हैं वो लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट पे है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, -π/2 से π/2 तक लैम्डा cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। यहाँ पे देखिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को बाहर कर लेते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर हो गया, -π/2 से π/2 cos थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो cos का कितना होता है बताइए, साइन होता है, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा -π/2 से π/2, साइन π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा आपका साइन π/2, फिर ये माइनस आएगा और वो भी माइनस है, तो साइन माइनस माइनस प्लस, साइन π/2 1 प्लस 1 2 से इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपकी वैल्यू आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद जब हमने गॉस लॉ नहीं अप्लाई किया तो इतना कंपोनेंट लेना पड़ा, फिर इसको टोटल इंटीग्रेट करना पड़ा, तब आपको जाकर के ये वैल्यू मिली। इसी क्वेश्चन को हम गॉस लॉ अप्लाई करके कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए गॉस लॉ अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करते हैं। तो अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
और किसी पॉइंट P पे हमको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसका लेंथ आपका L है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए, इस वाले जो सरफेस है इसके लिए आपका नॉर्मल वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, इसके लिए ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और ये कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर दोनों क्या है, इस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में। तो इन दोनों सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, सिर्फ किसकी वजह से मिलेगा, कर्व सरफेस की वजह से। तो हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे अगर, तो क्लोज इंटीग्रल V डॉट ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E क्लोज इंटीग्रल ds कितना हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमको फील्ड मिल रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है, कर्व सरफेस की वजह से। तो ये टोटल जो एरिया है वो कर्व सरफेस वाला लिखेंगे, तो 2 पाई r n q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और L। R को Q को चेंज कर दीजिए लैम्डा L के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, L से L कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सिर्फ 5 स्टेप के अंदर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जब आपने गॉस लॉ को अप्लाई किया। और इसके पहले आपने देखा था कि जब हम गॉस लॉ को विदाउट अप्लाई किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो कितना लंबा आपको कैलकुलेशन देखने को मिला था। तो इसीलिए गॉस लॉ इम्पॉर्टेंट है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कैलकुलेशन हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो क्वेश्चन है ये इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था और आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गॉस लॉ को बिना अप्लाई किए ही सॉल्व करें, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लिख दिया है कि विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, तब तो आपको वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। और आई होप कि आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर के समझ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और सीख रहे होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है। इसको हम एज ए टॉपिक भी समझ सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है। अगर ये दो प्लेट्स के बीच में एंटर करे, एक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, रीजन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q, चार्ज -q मतलब हम सपोज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एंटर इन अ रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ अलोंग मूव करते हुए एंटर कर रहा है विद स्पीड vx। तो अगर हम बात करें इनिशियल कंडीशन की, इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 0 है। वर्टिकल में इनिशियली मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ कहाँ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में। फिर जब ये एंटर करेगा तो यहाँ कुछ डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ वर्टिकल में डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब आपको डिफ्लेक्शन इसको यस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वाई में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है हमको ये फाइंड करना है। यहाँ से अगर हम इनिशियल की बात करें तो कितना टाइम लगेगा इस प्लेट को क्रॉस करने में, टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, L है, L लेंथ है, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। और इनिशियल ये कितनी वेलोसिटी से, vx स्पीड से इसमें एंटर हो रहा है। एक्सेलरेशन होगा कुछ यहाँ पे, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो क्या लिख सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका मास। ये बात हो गई आपके इनिशियल फेज की। अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन S
इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं u इनिशियली क्या है, 0 है, तो क्या टर्म मिलेगी, हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से हाफ g का वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन कितना है, qe डिवाइडेड बाई m, और t स्क्वायर टाइम आपने निकाल रखा है, कितना हो जाएगा, l स्क्वायर डिवाइडेड बाई vx स्क्वायर। तो इसका मतलब y का मतलब डिफ्लेक्शन कितना मिला, qe l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m vx। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी यहाँ से कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, qe l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m vx स्क्वायर। तो ये था आपका डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें आप एक्सेलरेशन और टाइम का यूज़ करके डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कितना डिफ्लेक्शन होगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ये एंटर ही कर रहा है। तो ये था आपका एडिशनल एक्सरसाइज, चैप्टर आपका था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है आज, आपके सभी टॉपिक्स, और साथ ही साथ जो भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो टॉपिक के बाद हो और चाहे वो कुछ साइड बुक से हो, चाहे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो और एडिशनल एक्सरसाइज हो, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप कि आप वीडियोस को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ बुक और नोट्स के साथ आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी महसूस होती है या आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो टाइम है, जो आपका समर का टाइम है या जो समर वेकेशन का आपको जो टाइम मिला है, इसमें अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आप ओवरकम कर पाएंगे अपने सभी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उससे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।